Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. कैसे हो दोस्तों? आप लोग अच्छे हैं? मुझे उम्मीद है बढ़िया होंगे। पढ़ाई आप लोग अब प्रॉपर तरीके से करने लगे क्योंकि आपकी क्लासेस चल रही है। मैं इस वक्त पंचुअलिटी पे काम कर रही हूँ, लेकिन आप लोग नहीं पंचुअल दिख रहे हैं मुझे। लेकिन कोशिश करिए कि आइए, देखिए, समझिए और टाइम पर करिए। आप लोग बहुत अलग अलग टाइम पर क्लासेस को देख रहे हैं, नहीं भी देख रहे हैं, वो आपके लिए ही प्रॉब्लम करेगा। फिर आपके लिए कोर्स जो है वो बर्डन पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए जब मैं क्लासेस कर रही हूँ तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप क्लास को अटेंड करें। आप जो है शालिनी क्लास 7, मैं हूँ शालिनी। सभी का यहाँ पर स्वागत है। बहुत सारे फ्रेंड्स नए आए होंगे चैनल पे पहली बार। फर्स्ट में खुद से पढ़ाई की, सेकेंड में आप क्लासेस से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी और टेलीग्राम ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको मैं पोल के क्वेश्चंस भी करा रही हूँ, हर चीज़ बता रही हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे पेट का फॉर्म भी भरेंगे तो उससे संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। कम्युनिटी पोस्ट में बहुत कुछ देती हूँ मैं आपको। हर तरीके से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के फॉर्म में सिखाने का प्रयास करती हूँ कि आपके क्वेश्चंस भी काफ़ी रिमाइंड होते रहें। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। हम हिंदी देखेंगे। हमारा जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से आज हमको 2 क्लास पढ़नी है। एक हमको सोशल साइंस पढ़नी है और एक हिंदी पढ़नी है। तो अभी हम हिंदी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारी 9 PM पे होगी वहाँ पर हम सोशल साइंस की क्लास को स्टार्ट करेंगे क्योंकि सोशल साइंस का सिलेबस भी बड़ा है। आज हम यहाँ पर सामाजिक अध्ययन को भी 9 बजे करेंगे। अभी फिलहाल हम हिंदी यहाँ पर कवर करेंगे और हिंदी का जो पहला चैप्टर है वो मैं पूरा यहाँ पर कवर कर दूंगी आज। आपकी सिर्फ पहले चैप्टर की 2 ही क्लास होगी क्योंकि जितना छोटा टॉपिक रहेगा उतनी ही क्लासेस हम करेंगे। चलिए शुरुआत करें। चलिए आइए जानते हैं। मैंने आपको कहानी, कथन और कहानी की विशेषताएं, ये सारी परिभाषाएं वो बता दी थी। आज हम लोक कथा के बारे में जानेंगे कि लोक कथा यहाँ पर क्या है। तो लोक कथा का भी आपका जो टॉपिक है वो सिलेबस में मेंशन किया गया है कि लोक कथा क्या होती है, लोक कथा से आप क्या समझते हैं, परिभाषा, विशेषताएं, छोटे छोटे प्रश्न और इनसे एक शब्द आपको और भी मतलब कह सकते हैं कि बनता है, छोटा सा तोड़ के बनता है, संधि टाइप का पूछ लेता है, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। अब लोक कथा होती क्या है? तो यहाँ पर 2 शब्द है, लोक है और कथा। 2 शब्द अलग अलग है जिससे मिलकर बना हुआ। अब आइए जानते हैं इनके बारे में। यह है क्या? कथा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के कथ धातु से हुई है। कथा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है संस्कृत के कथ धातु से उत्पन्न हुई है, वे वहाँ से उद्गम हुआ है। और इसका सामान्य अर्थ अगर हम देखेंगे तो ये है कि जो कहा जाए, जो कहा जाए। कथा क्या है? कही जा रही, जिसका मीनिंग क्या है? जो कहा जाए। किंतु लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि अर्थ कथा के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर ये जो अर्थ है वो कथा के लिए प्रयुक्त नहीं हो, क्योंकि कथा से तात्पर्य ऐसी घटना को कहने से है जो निश्चित क्रम और उद्देश्य को लेकर कही जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि कहानी अगर कोई बताता है तो उसके पीछे का कोई मार्मिक वर्णन होता है, क्योंकि कहानी से बच्चों को कुछ ना कुछ तरीके से सीख दी जाती है। तो जो कहा जाए ये एकदम उचित नहीं बैठेगा लोक कथा के साथ, क्योंकि लोक कथाएं परंपरावादी टाइप की होती हैं या जिसमें कोई उचित जो एक उद्देश्य है वो निश्चित होता है, सिखाने का बहुत प्रयास किया जाता है। कह सकते हैं कि यहाँ कहने वाले के साथ श्रोता की भी उपस्थिति बहुत जरूरी है। अब कोई लोक कथा है, कोई कथाएं कही जा रही, तो सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए। पशु पक्षियों से थोड़ी कहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि कहने की सार्थकता उसके सुनने से ही होती है। अगर आपका कहना सार्थक तभी कहलाएगा कि जो भी व्यक्तिगण या जनगण जो उस चीज़ को सुन रहे हैं, आपकी बातों को जो भी सुन रहे हैं, तो उन्होंने उससे क्या सीखा या क्या उद्देश्य उनका पूर्ण हुआ। तो ये चीज़ इसके अंतर्गत कथा कैसी भी हो हम सुनने वाले को समझ में, अतः हम कह सकते हैं कि लोक साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोक कथा क्या होती है? लोक साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण विधा होती है। लोक कथा मानव जीवन की भावनाओं पे, रीति रिवाजों पे, विचारों और धारणाओं का मौखिक और सशक्त माध्यम है जिसमें जीवन के यथार्थ और आदर्श का सुंदर समन्वय होता है। यह जो लोक कथाएं होती हैं ये बहुत लोक साहित्य में कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण विधा होती है, जिसके अंतर्गत जो भावनाएं हैं लोगों की, जन समूह की, जो रीति रिवाज है बहुत समय से होते आ रहे हैं, विचार हैं, धारणाएं हैं, कुप्रथाएं भी से बहुत सारी, जिनको हम मौखिक तरीके से बताते या कहते हैं, तो वो हम जिससे यथार्थ जीवन में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो ये एक सुंदर दृश्य में चित्र भी कभी कभी आपके सामने बना देते हैं, उनको हम लोक कथा कहते हैं। अब कुछ परिभाषाएं हैं जो बड़े बड़े लोगों ने दी हैं, आइए उनको जानते हैं। आप देखिए, एक बात कहना चाहूँगी, जैसे ये आपने पैराग्राफ पढ़ा,
तो आप ये सोच रहे हो कि मैम अगर लोक कथा की परिभाषा आएगी तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से आप ये पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ से आपको ये पैराग्राफ लिखना है, ये आपके लिए उचित है। या तो जो जो आपको बड़ी बड़ी परिभाषाएं जो लोगों ने कही है उनको भी अगर आप याद करके लिख लेते हैं तो वो भी आपके लिए इनफ है, आपका नंबर नहीं कटेगा, नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए जानते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद, इनका नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बोला लोक कथा या लोक भाषा के माध्यम से सामान्य लोक जीवन में प्रचलित जो विश्वास है, जो आस्था है, जो परंपरा पर आधारित जो कथाएं होती हैं के अंतर्गत कथाएं आती हैं और मानव का पर्याप्त आमोद प्रमोद होता है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कथा मतलब एक उनका कथन है। कभी ये प्रश्न नहीं आएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की लोक कथा की परिभाषा लिखिए, आपको बिल्कुल नहीं आएगा। सिर्फ इतना आएगा कि लोक कथा की कोई परिभाषा लिखिए, एक परिभाषा लिखिए, अपने अनुसार लिखिए या टिप्पणी करिए, वर्णन करिए, ऐसे प्रश्न आपको आएंगे। तो आपको जो उचित लगे, आप अगर बनाकर भी लिख पा रहे तो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब सही होता है, बस साफ सुथरा लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर विद्या चौहान, इन्होंने कहा है कि जो कथा वस्तु और कलात्मक कथन प्रणाली एक साहित्य सौंदर्य प्राप्त कर लेती है, लोक कथा कही जाती है। जो कोई भी कथन प्रणाली है, कलात्मक कथा वस्तु है, वो उसको एक साहित्य का सौंदर्य जब प्राप्त हो जाता है जिस दिन या जिस समय जिस घड़ी से, तो वो लोक कथा कही जाती है। ठीक ठाक है इनकी परिभाषा फिलहाल के लिए। उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार इन्होंने क्या बोला ये जानते हैं। लोक कथा में प्रचलित और परंपरा से चली आने वाली मूलतः मौखिक रूप से प्रचलित कहानियाँ लोक कहानियाँ होती। ये इनकी परिभाषा देखिए, 3 में से एक परिभाषा हमें को बेस्ट लगी जो कि हम याद करके लिख सकते हैं। आप इनका नाम अगर भूल भी जाते हैं सत्येंद्र कुमार जी का तो कोई दिक्कत नहीं, इनका कोई दिक्कत नहीं भूलने के, सिर्फ ये परिभाषा यहाँ से यहाँ तक कि आप लिख सकते हैं कि लोक में प्रचलित और परंपरा से चली आने वाली मूलतः मौखिक रूप से प्रचलित कहानियाँ लोक कहानियाँ कही जाती हैं। यहाँ तक बात समझ में आई सभी को क्लियर? तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, आप सभी नोट डाउन करके इसको लिख लो तो ये बढ़िया रहेगा। आगे चलते हैं इसी के साथ। लोक कथा लोक में प्रचलित वे कहानियाँ होती हैं जो मनुष्य की जो कथाएं हैं या प्रवृत्ति के साथ साथ चलकर विभिन्न परिवर्तन और परिवर्धनों के साथ साथ वर्तमान स्वरूप में प्राप्त होती हैं। ये जो कहानियाँ होती हैं ना, मनुष्य की जो कथाएं होती हैं, जो मनुष्य की प्रवृत्ति होती है उसी के साथ साथ चलती हैं और बहुत सारे परिवर्तन ले आकर आपके वर्तमान स्वरूप में प्रकट हो रही हैं या लोगों को आज भी मिल रही हैं। लोकगीत की भांति लोक कथाएं भी मानव की परंपरा जो परंपरागत विरासत है उसके रूप में प्राप्त हुई हैं। दादा और नानी के पास बैठकर बचपन में जो कहानियाँ सुनी जाती हैं, चौपाल में इनका निर्माण कब कहाँ कैसे हो गया, किसके द्वारा होगा, ये बताना तो असंभव है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उन्हें बड़े बुजुर्गों के साथ जब बैठते हैं उठते हैं तो उनसे हमें कुछ ना कुछ उदाहरण के स्वरूप में कहानी, शेर, किंवदंती, दोहा, चौपाई, इन तरह की विभिन्न चीज़ें देखने को मिलती है। आपने देखा होगा जब आप बैठते होंगे तो अक्सर हमें जो है बड़ों के साथ बैठने पर ये सारी बातें सिखाई जाती हैं। तो लोक कथाएं लोगों के द्वारा कही गई कथा होती है। छोटी सी परिभाषा अगर बहुत छोटी सी बतानी है किसी को या आपसे कोई पूछता है एग्जामिनर है कहीं पर भी कि लोक कथा क्या होती है, तो लोगों के द्वारा कही गई कथा लोक कथा होती है। जनसमूहों के द्वारा कही गई कथा लोक कथा होती है। तो ये हम लोगों में प्रचलित जो कथाएं होती हैं वो लोक कथा होती है। इस तरीके से आप 2-3 छोटी छोटी परिभाषाओं को ज़रूर से ज़रूर लिख सकते हैं। क्लियर सभी को यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है? टाइम पर आने का प्रयास करिए, एकदम पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस के साथ देखिए, चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी और आपका कवर भी कोर्स हो जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स लंबा है तो इसका ध्यान में रखते हुए अपने हर एक काम को सुचारू रूप से करते हुए चलिए। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, किसी को फटाफट और देखते हैं। अब कुछ विशेषताएं भी हैं, ये भी लिखने को आता है कि लोक कथा की कोई 2 विशेषता लिखी, कोई 3 लिखी, कोई 4 लिखे, तो आप जो है तो पॉइंट वाइज भी करके लिख सकते हैं या उनके बारे में पूरा डिटेल में भी लिख सकते हैं। अगर देखिए आपको इससे 1 नंबर का प्रश्न आया, मैं ये भी बता देती हूँ कैटेगरी वाइज ताकि आपको परेशानी ना हो। अगर 1 नंबर का आए तो ये सिर्फ पॉइंट लिख के छोड़ दो, कम से कम 3 पॉइंट 4 पॉइंट जरूर छोड़ दीजिए लिखकर। अगर आपको यही प्रश्न 2 नंबर में आता है तो 1 लाइन ज़रूर लिखिए ताकि वो 2 नंबर लायक प्रश्न आपको मतलब एग्जामिनर को दिखे और वो नंबर आपको दे दे। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। लोक कथा की विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो विशेषताएं क्या हैं? पहली विशेषता है आशावादी दृष्टिकोण। लोक कथाएं ऐसी होती हैं कि उसमें काफ़ी लोगों की हित की या देश विदेश के हित की या जैसे भी रहता है उनके हित की आशावादी दृष्टिकोण उसमें पनपता है या एक झलक दिखाई देती है, क्योंकि कथाओं कहानियों से बहुत सारे आश्चर्य चीज़ें होती हैं या आशा वाला दृष्टिकोण एक जो सुनता है वो भी रखने लगता है कि काश ऐसा हुआ हो या ऐसा होगा। तो ये आशाजनक का जो चित्रण है वो भी वहाँ पर प्रतीत होता है जब हम कहानियाँ या जो है रचनाएं या ऐसे कुछ चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं।
दूसरा पॉइंट क्या है, अश्लीलता का अभाव। जो लोक कथाएं होती हैं उसमें प्यार की बातें तो होती हैं, लेकिन जो माता पिता का एक अपने बच्चे के प्रति प्यार होता है उसको वात्सल्य प्रेम कहते हैं। ठीक है, रस में आप पढ़ेंगे वात्सल्य प्रेम। तो जो माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं वो वात्सल्य प्रेम होता है। तो लोक कथाओं में जो प्रेम है, प्यार है, सद्भावनाएं हैं, सिंपैथी है, साथ में खड़े होना है, एक जो एल्डर भाई बहन का प्यार या दादा दादी लोगों को जो प्यार होता है वो प्यार की बातें तो रहती हैं, लेकिन कोई भी अश्लीलता वाली बातें या अश्लीलता वाले शब्द लोक कथाओं में नहीं कहे जाते हैं, नहीं कहे गए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि मूल प्रवृत्तियों में निरंतर साहचर्य होता है। जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उनमें कॉन्टिन्यूस बेसिस पे बहुत सारे चेंजेस भी आपको देखने को दिन प्रतिदिन अपने ग्रोथ के हिसाब से मिलते रहते हैं। ठीक है, तो आप उससे 1 नंबर का आया, आपको मिला कि 1 नंबर का करना है, तो 1 पॉइंट ये लिख दिए, एक ये 3 लिख दिए, तीनों इनफ है और लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। और अगर आपको 2 नंबर में आ रहा है तो 1-2 लाइन इनके बारे में आप अवश्य लिख दीजिए, तो ही चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छी होंगी। अब मूल प्रवृत्ति में जो निरंतर चेंजेस आ रहे हैं वो क्या हैं, आइए जानते हैं। लोक कथाओं में वर्णित घटनाओं का साहचर्य हमारी शाश्वत मूल प्रवृत्तियों से है। जो भी घटनाएं उसमें कही जाती हैं, आप देखें कहती हुई आपको मिली हुई हैं, वो कहीं ना कहीं मनुष्य से, जन से, लोगों से संबंधित होती है। सुख दुख की बात उसमें होगी। जो मनुष्य के दिनचर्या में बहुत सारे दुख आते हैं, बहुत सारे सूर्य से आप लोग इस समय खूब खुश हैं, बहुत खुशी मनाएं, लेकिन रिजल्ट जब आएगा तो बहुत सारे बच्चे इसमें से दुख भी मनाएंगे क्योंकि उनकी बैक लगेगी। ये सच है, आपको भी बहुत मजाक लग रहा है, आप बहुत हल्के में ले रहे हैं कोर्स को। आप जब एक बार अपना रिजल्ट देखेंगे तो आपको खुद अनुभव होगा कि मेरी बात सही थी। जिन्होंने मेहनत की है, सही से लिखा है, सही से क्लास को अटेंड किया, वो बच्चे पास हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने लापरवाही की है, गलतियाँ की हैं, नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, कुछ भी लिख के चले आए हैं, तो उनका गलत होगा। और किसी का हो जाता है सही तो बाई लक है, गॉड है फिर तो। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो सुख दुख भी सब बच्चों के स्तर का दुख अलग होता है, बड़ों का अलग होता है, छोटों का अलग। तो सुख की बातें हैं वो भी उसमें लिखी हैं, आशा निराशा की बहुत सारी बातें उसमें वर्णित होती हैं। लोग की जो भावनाएं होती हैं या जो कोई काम होता है उससे जो आशा बनी रहती है वो भी बातें उसमें रहती हैं, काम की बातें उसमें रहती हैं। क्रोध का भी बहुत सारा वर्णन किया है, अलग अलग स्तर से क्रोध का वर्णन किया गया रहता है। मद लोभ वगैरह की बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये लोक कथाओं में वर्णित कथाएं जो होती हैं, ये जो शाश्वत मूल की प्रवृत्तियां होती हैं जन समूहों की, उनके इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट प्रकृति चित्रण का बहुल्य है। बहुत कुछ इसमें प्राकृतिक चित्रण देखने को मिलता है। लोक कथाओं का उद्भव प्रकृति के सुरमय प्रांगण में हुआ है। जी हाँ, ये जो लोक कथाएं हैं, कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ ना प्रकृति की गोद में ही खिलती बढ़ती हैं, वहाँ पर ही सुनी जाती हैं, वहाँ पर ही सुनाई जाती हैं। इन कहानियों में तोता बोलता है, किसी कहानी में मोर नाचता है, किसी कथा में सिंह जो है न्याय करता है, किसी में वृक्ष जो है प्रूफ होता है, मैना है, कोयल है, कबूतर है, पेंडुलिका है, ये भारती है, कुहू है। बहुत सारी बस कहानियाँ में पक्षियों का भी वर्णन होता है, कहानियों के श्रोता होते हैं। मतलब ये मान चलते हैं कि कोई कहानी कह रहा है, ये सारे लोग कहानी कह रहे हैं, सारे जानवर कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तो सुन भी तो कोई रहा है। तो सियार, लोमड़ी, बकरी, ऐसे बहुत सारे होते हैं, सुनते हैं। तो प्रकृति चित्र का मतलब है कि जो लोक कथाएं कही जा रही हैं या कही गई हैं उनमें प्रकृति का जो प्रादुर्भाव है वो बहुत देखने को मिलता है। मतलब प्रादुर्भाव मतलब प्रकृति का वर्णन, फूल, बगिया, बगीचा, जानवर, रंग, बादल, बारिश, ये सारी चीज़ें से बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट दी रहती हैं, जिनमें प्रकृति को खूब बढ़िया अच्छे तरीके से सराहा जाता है। फिर हम आपस में सुनते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे के दुख को भी बांटते हैं, बहुत सारी बातें इन कथाओं के थ्रू करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात सभी को? आगे बढ़े, चलिए। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया है तो लाइक तो बनता है ना, फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी तो बजानी होगी। अब फटाफट कर लीजिएगा। और आप लोग एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताइए कि कौन कौन बच्चे पेट भर रहे हैं। तो क्या पेट की क्लासेस करनी होगी? तो मैं सोच रही हूँ कि अगर आप लोग मतलब अलाउ है, आप लोग करना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक सब्जेक्ट जो भी आप लोग कहेंगे, एक सब्जेक्ट जिसमें आपके ज़्यादा नंबर होंगे या जो भी होगा उसकी क्लासेस मैं आपको दूँ, ताकि वो आपका रिवीजन होगा और आपको मल्टीपल चीज़ें थोड़ा इससे हट के भी कुछ मिलेगा और आपको पढ़ाते साथ साथ मेरा भी रिवीजन होगा। तो अगर आपका ऐसा कुछ है तो आप लोग एक बार करिएगा। तो टाइम भी जो है अपने हिसाब से कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलो अब आगे। इसमें एक पॉइंट है उत्सुकता की भावना। लोक कथाओं में अद्भुत रस की प्रधानता होती है, जिसके कारण श्रोताओं की जिज्ञासा भी आगे बढ़ती जाती है
और वो कथा को बड़े ध्यान से सुनते रहते हैं। छोटे बच्चे इसलिए कहानियों को बहुत ही मज़ेदार पूर्ण तरीके से, उनके चेहरे पे खुशी देखिए अलग से दिखती रहती है, जानने की जिज्ञासा दिखती रहती है। जिस समय कथाकार कथा कहता है उस समय श्रोता की भीड़ उनका बार बार आगे की घटना का पूछना, फिर क्या हुआ, अच्छा हाँ, शब्द, कैसे सारी चीज़ों को सुनने से ये लगता है कि जो सुन रहा है, जो श्रोतागण है, उसको उत्सुकता है, उन घटनाओं को जानने की जिज्ञासा है। तो ये चीज़ें बहुत होती हैं और मेरे अंदर इस तरीके से है कि मेरे को तो पेशेंस ही नहीं रहेगा। कोई कोई को बात बता रहा है, उसके बताते फिर ये मेरा फिर बल्कि मुझे डांट भी पड़ जाती है कभी कभी। लेकिन ये है कि वो मुझे जानने की जल्दी कितनी, मुझे फटाक फटाक कर सारी बातें बता दो, मैं जल्दी बहुत देर तक नहीं सुनूंगी। तो ये चीज़ उत्सुकता की भावना जो होती है ना, छोटे बच्चों में बहुत होती है कि उन्हें जंगल की कहानी बताई जाए, हरियाली बताई जाए, बंदर मामा की कोई कहानी बताई जाए या किसी और चीज़ के बारे में, फूल पक्षियों के बारे में बताया जाए, तो वो बड़े ध्यान से सुनते हैं। अच्छा ऐसा हुआ इसके बाद फिर तो ये जिज्ञासा जब प्रतीत होती है तो उत्सुकता की भावना का भी विकास देखने को मिलता है, चाहे वो कथा हो या लोक कथा हो या कहानियाँ हो या कविताएं हो। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, अभी तक की जितनी बातें मैंने आपको बताई ना, ये आपका लोक कथा का टॉपिक था कि लोक कथा क्या होती है, लोक कथा की परिभाषा और लोक कथा की विशेषता के पॉइंट्स। अभी तक की सारी बातें मैंने आपको बताई। आपके पहले चैप्टर में कहानी के बारे में खूब डिटेल में था, वो मैंने आपको शुरुआत में एकदम ऊपर ही बताया था लाइव क्लास में। उसके बाद आज दूसरी क्लास हो रही है जहाँ पर लोक कथा के बारे में मैं बता रही हूँ, तो ये हो गया। अब इसमें एक टॉपिक और है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन भी किया गया है, वो है समूह चर्चा। तो चर्चा परिचर्चा से तो आप समझ लेते हैं क्योंकि आप करते भी बहुत हैं। अब समूह में क्या आता है वो भी आप जानते हैं। एक टॉपिक इसमें और दिया गया है, समूह परिचर्चा। समूह का मतलब ढेर सारे लोगों का समूह, और परिचर्चा यानी कि बातचीत। अब देखिए ये है क्या, तो परंपरागत शिक्षण विधियों की तुलना में समूह परिचर्चा एक प्रजातांत्रिक विधि है। ठीक है, ये मानते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, बोलने का राइट सबको है। पर्यावरण शिक्षण में जब समूह चर्चा होती है, तब पर्यावरण शिक्षा को लेकर कोई समूह चर्चा या बात हो रही है, तो समूह के प्रत्येक सदस्य को पर्यावरण के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व है, उनका बोध होना चाहिए, उनका बोध करवाया जाता है। जिन्हें नहीं पता होता है, काफ़ी सारी हम बातें भी करते हैं। अब छात्र हों, बच्चे हों, उसमें सारे लोग सम्मिलित होते हैं, एक दूसरे से अपनी भावनाओं को या अपनी बात को शेयर करते हैं और उस टॉपिक पे चर्चा हो गई, कोई निवारण है या आगे ऐसा कुछ करना, रणनीति, ऐसा कुछ बनाया जाता है। समूह चर्चा ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्रकृति का कोई टॉपिक है तो उस पर होगी, हर टॉपिक पे, हर विषय पर चर्चाएं की जाती हैं, क्योंकि मुद्दे जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। आगे बढ़ जाओ, फिर कुछ बातें इसमें और कही गई हैं। समूह परिचर्चा को परिभाषित करते हुए हर्बर्ट गुली ने लिखा है कि समूह परिचर्चा उस समय होती है जब व्यक्तियों का समूह आमने सामने बैठकर मौखिक तरीके से बातें करता है, इन्फॉर्मेशन को देता है, सूचना को प्रदान करता है और संबंधित जो भी समस्या होती है उसमें निर्णय लेने का प्रयास किया जाता है कि अगर ऐसी कोई संभावनाएं हो रही हैं परिस्थितिवश, तो वहाँ पर उस समय तात्कालिक आपको क्या निर्णय लेना होगा, क्या करना होगा, जिससे उस चीज़ में जो भी लॉस हो रहा है वो आपका चेंज हो जाए। तो हर्बर्ट गुली का ये कहना है समूह परिचर्चा की एक छोटी सी परिभाषा है। कभी कभी इनसे एक दो क्वेश्चन बने हैं, वो भी काफ़ी पुराने सालों में भी आए, नहीं आता तभी सिलेबस में मेंशन है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे कवर करनी होगी। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर है? चलिए अब कुछ चीज़ इसमें और सम्मिलित है, वो क्या है, परिचर्चा के कुछ भाग हैं। भाग में क्या क्या होगा, तो परिचर्चा का मतलब ये नहीं कि जहाँ कहीं पर ढेर सारे लोग बैठे हो वहाँ पर चर्चा हो रही हो तो हम उनको उनका भाग बता देंगे, नहीं। इसमें चर्चा का मतलब है कि हमको पढ़ाई के इर्द गिर्द देखना है तो क्लासरूम का ही समझेंगे हम। क्लासरूम का जो डिबेट होता है या कोई टॉपिक देगा उसे बोलना है तो अलग बात है। तो शिक्षक होंगे, इसमें विद्यार्थी होंगे, समस्या होगी और मूल्यांकन होगा। ये इसमें चार भाग बहुत ज़्यादा सम्मिलित होते हैं। इन चारों पर काफ़ी ध्यान रखते हुए बस दो लोग इसमें मेन, एक सुनने वाला एक बोलने वाला, फिर समस्या, फिर मूल्यांकन करना कि लास्ट में अंत में रिजल्ट क्या निकला। तो कुछ चीज़ें से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे का जो पॉइंट है वो भी देखते हैं। अब इसमें ये है परिचर्चा की कुछ विशेषताएं हैं, ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ विशेषताओं में ये चीज़ें हैं। पहला पॉइंट है कि परिचर्चा के लिए समूह का होना आवश्यक है। जी हाँ, आप जिस परिचर्चा की बात कर रहे हैं उसमें कुछ लोगों का तो होना आवश्यक है, छोटा हो या बड़ा हो चलेगा, लेकिन कुछ लोग तो हो, वरना आप बातें कैसे करेंगे, चर्चा कैसे करेंगे, बात को किससे कहेंगे। तो ये बात बहुत नेसेसरी है कि समूहों का होना बहुत आवश्यक है। दूसरा पॉइंट ये है कि परिचर्चा में सभी सदस्यों की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। जो उपस्थिति है वो भी काफ़ी मैंडेटरी होती है। इसे मौखिक रूप से विचारों का आदान प्रदान, मौखिक रूप से हम कह सकते हैं कि विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। चर्चा पे हम डिबेट करते हैं, बातें करते हैं, समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं।
उसके बाद है समूह में, कहते हैं कि समूह में अंतःक्रिया में सभी सदस्य के अपने विचार प्रकट करने का भी अवसर देना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपने कोई चर्चा की और उसका कोई सोल्यूशन निकल गया तो चर्चा बंद कर दो, नहीं। अगर आपने चर्चा की, डिबेट किया गया, तो सबको पार्टिसिपेट करने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो यहाँ पे मैंने आपको लिए हैं और आप आराम से लिख सकते हैं, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रश्न बनता है तो आप ज़रूर लिखिएगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तो बढ़िया है ये। आगे बात कर लेते हैं इनके दोष की। अब सारी चीज़ें अगर अच्छी घटित हो रही हैं तो दोष तो होना ही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है कि इसमें समय बहुत लगता है, क्योंकि एक टॉपिक दिया गया, उस पर 10 लोग अगर हैं तो 10 बार वही टॉपिक कोई लोग 15-15 मिनट लेंगे तब भी काफ़ी समय हो गया। तो इसमें समय की जो वो कह सकते हैं कि वेस्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और छोटे बच्चों के लिए फिर उतना लाभकारी नहीं सिद्ध होता है। इसमें कह सकते हैं कि सभी शिक्षक को इसके संचालन का कौशल है। बहुत सारे शिक्षक जो हैं, टीचर जो हैं, वो अच्छे से संपादित नहीं करवा पाते हैं, उनको बहुत सारी जानकारियाँ खुद भी नहीं होती और वो अच्छे से करवा भी नहीं पाते हैं। उसके बाद है इस विधि में पाठ्यक्रम पूरा है। अगर हम इस विधि से इस तरीके से सोचें कि सिलेबस को कवर करके बच्चों को पढ़ाएं तो कभी नहीं, क्योंकि हम एक टॉपिक देंगे, 10 लोग बोलेंगे, टाइम तो बीत जाएगा, आधे लोग का कल होगा, आधे लोग का परसों, तो इस तरह समय बहुत जाएगा और छोटे बच्चे का जो सिलेबस है, पढ़ाई लिखाई है, वो भी बाधित होगी। और कह सकते हैं कि परिचर्चा में सभी बालक बोलने में संकोच भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे ये हैं कि संकोच करते हैं, बोलते ही नहीं है, ज़बरदस्ती करने पे वही नहीं बोलते, रोने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटे बच्चों में देखने को इन सभी से मिलती हैं। तो जितनी अच्छी चीज़ें हैं उतना दोष भी बहुत कुछ रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपका पहला चैप्टर ओवर हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने आपके 8 पेपर, 7 पेपर है इस बार, 7 पेपर है, ठीक है। कितना पेपर है इस बार? 7 पेपर, एक पेपर नहीं है। तो 7 पेपर में हमने हिंदी का एक चैप्टर पूरा कवर कर लिया। आपका लेसन 1 जो है हिंदी का वो होता है कंप्लीट। अब इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो आपकी हो, मैं आपको जब हिंदी का टर्न आएगा तो टाइम टेबल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर किया है और टेलीग्राम पर भी शेयर किया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पोल के क्वेश्चंस भी आज मैंने 10 से ज़्यादा करवाए थे, कल भी करवाऊंगी, डेली करवाऊंगी, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और नोट्स अगर आप सभी को लेनी है, इन सारे को पहले से पढ़ के रखना है, क्योंकि हो सकता है सुपर टेट और यूपी टेट का भी एग्ज़ाम हो, में भी एक पॉसिबिलिटी है कि हो, जब भी होगा अभी क्लियर नहीं है। तो एक उम्मीद है कि उसमें भी हम लोगों को काफ़ी पार्टिसिपेट करना होगा, काफ़ी लोग करेंगे, बहुत कुछ होगा, समय के साथ बताऊंगी। लेकिन अभी पढ़ो, ध्यान से देखो, समझो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।